वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 7वें चरण का दूसरा फेज यहाँ पर आ चुका है और इसके लिए आवेदन कैसे करना है शुरू से लेकर लास्ट तक सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ भरकर फॉर्म दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको आना है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं bpsc.bih.nic.in या फिर आप सिंपल गूगल में बीपीएससी लिखकर सर्च कर देंगे। सबसे पहला जो लिंक आएगा वो इसी वेबसाइट का होगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, यहीं पर सिंपली क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ऐसा आएगा। अब आपको यहाँ पर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज खुलेगा और यहाँ पर सबसे पहले कहेगा कि आप लॉगिन होइए। लॉगिन होने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए, जो कि आपके पास अभी है नहीं क्योंकि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन हम लोग शुरुआत से बात करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। डेट देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से शुरू हो चुका है। 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लास्ट डेट फी पेमेंट का है 14 नवंबर, ठीक है। डेट्स को लेकर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये लग रहा है कि 25 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा धोखा है। 14 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और 14 नवंबर तक ही फ़ी पेमेंट करना है। हालांकि यदि आप 14 नवंबर तक फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो 17 नवंबर तक भी आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं लेट फीस के साथ। लेकिन 15, 16 और 17 को नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ लेट फीस के साथ फ़ी का पेमेंट बस होगा, ध्यान रखिएगा। तो हर हाल में आपको 14 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ बना लेना है, ठीक है। पेमेंट आप कर सकते हैं 17 तक, लेकिन 14 तक कर लीजिएगा। बाद में करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फ़ी देना होगा। फिर यहाँ पर ये 25 नवंबर क्या है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके अपने बाकी की डिटेल्स भरने और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, नया रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर तक नहीं होगा, ठीक है। 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन के बाद वाला स्टेप को आप पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 5 नवंबर से, लेकिन आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हैं 5 नवंबर से। लेकिन 10 नवंबर से आप रजिस्ट्रेशन के आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का लास्ट डेट 25 नवंबर है। बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा और फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अभी वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रहा है, बाद में परेशानी आएगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप परेशान होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर है 27/2023, ये भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आगे चलकर कुछ और भी वैकेंसी आ जाए बीपीएससी की तरफ से, तो आप शिक्षक भर्ती का ही फॉर्म भर रहे हैं। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर का ध्यान रखना होगा, क्लियर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों भरना है अपना नाम से शुरुआत करना है। पहले आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है। जो भी डिटेल आप भरेंगे अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरेंगे। जिस भी डिटेल में यहाँ पर स्टार बना होगा वो आपको भरना ज़रूरी होगा। जैसे फर्स्ट नेम आपको भरना ज़रूरी है, मिडल नेम और लास्ट नेम है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम सिर्फ एक ही शब्द में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस एक ही अपना नाम भर देना है। मान लीजिए आपके नाम में 2 शब्द हैं, ऐसे में आप अपना मिडल नेम छोड़ देंगे और जो दूसरा वाला है वो लास्ट नेम में भरेंगे। और यदि 3 है, ठीक है, तो आपको बीच वाला मिडल में और लास्ट वाला लास्ट में भर देना है। समझ गए बात को, ठीक है। इसके बाद फादर नेम देखिए स्टार लगा है, फादर नेम आपको यहाँ पर भरना जरूरी है। हस्बैंड का नाम सिर्फ विवाहित महिलाएं भरेंगी। यदि आप महिला हैं, शादी हो गई है तो हस्बैंड नेम भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है, क्लियर है। और फिर यहाँ पर आपको अपना मदर का नेम भरना है। नाम से पहले कोई भी मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी प्रेफिक्स यूज नहीं करना है, सीधे सीधे आपको यहाँ पर नाम ही लिखना है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं आईडी टाइप पर। आईडी टाइप में यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यदि आप आधार कार्ड यहाँ पर टिक रहने देते हैं तो आपको यहाँ पर 14 डिजिट का अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का पीडीएफ भी अपलोड करना है। पीडीएफ आपका 100 KB का होना चाहिए। 100 KB से कम ही साइज़ का पीडीएफ अपलोड होगा। जब भी आपका पीडीएफ बिल्कुल तैयार हो जाए, 100 KB के अंदर का बन जाए और वो अपलोड होने के लिए रेडी हो जाए, आपको अपना पीडीएफ अच्छे से एक बार देखना है कि वो साफ साफ दिख रहा है या नहीं। बहुत बार छात्र गलती कर देते हैं,
जैसे तैसे PDF अपलोड कर देते हैं, वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है, बाद में आपको काफ़ी परेशानी होगी और आपको काउंसलिंग के समय, DB के समय इधर उधर चक्कर काटना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा और कहेगा कि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा फ़ी देना होगा यदि आप पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस पर भी आएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आधार कार्ड का ही यूज करें और अपना 200 रुपये बचाएं, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके अपना PDF अपलोड कर दीजिएगा आधार कार्ड का। एक पेज पर आधार कार्ड का दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ रहेगा और वो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं तो यस करेंगे, आपको यस करना ही है, सब लोग भारत के नागरिक ही हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आती हैं, क्या आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। और ऐसे में आपको यहाँ पर अपना बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। जो भी होगा आप लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर भर के दिखा रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये एक डेमो वीडियो है, मैं कोई एक्चुअल फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। और इशू डेट पर क्लिक करके जिस डेट को आपका निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ होगा वो डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके अपना PDF अपलोड कर देंगे अपने निवास प्रमाण पत्र का, ठीक है। ये भी फाइल 100 KB के अंदर का ही होगा और PDF में ही होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगेगा, नो कर देंगे तो आपसे निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। तो यदि आप बिहार के हैं तो यस करेंगे और अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अदर स्टेट के हैं तो नो कर देंगे, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। क्लियर है। यदि आप यहाँ पर नो करते हैं इसका मतलब आप अदर स्टेट के हैं, तो आपसे फिर कैटेगरी भी नहीं पूछेगा और कैटेगरी में आपका क्या कैटेगरी है ये कुछ भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप बिहार के हैं तो यस करेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा निवास प्रमाण पत्र का और आगे पूछेगा कि आप बिहार के हैं तो रिजर्व कैटेगरी से हैं कि नहीं है। यदि आप बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप बिहार के हैं और रिजर्व कैटेगरी से भी आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। ऐसे में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी होगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर SC सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि SC में कौन सा आपका जात है, पूरा यहाँ पर लिस्ट खुल कर आ जाएगा। उसमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपको इशू डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, बिहार से हुआ है तो बिहार पर क्लिक करेंगे, अदर है तो अदर पर क्लिक करेंगे और फिर आपको इसका भी PDF अपलोड करना होगा जाति प्रमाण पत्र का, ठीक है। तो बिहार के छात्र जो भी हैं, चाहे सामान्य वर्ग के हों या आरक्षित वर्ग के हों, निवास प्रमाण पत्र सबको अपलोड करना है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को ही अपलोड करना है। बात समझ में आ गया। और अदर स्टेट को ना निवास अपलोड करना है और ना ही जाति अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल्स यहाँ तक भरनी है, ठीक है। फिर आगे पूछ रहा कि आपकी शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई तो अनमैरिड, मेल हैं या फीमेल हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो यस करेंगे। ये सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए है, अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पर यस नहीं कर सकते, आपको नो ही करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, काफ़ी छात्र यहाँ पर कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग छात्र हैं और आप अदर स्टेट के भी हैं तो भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसका डिटेल आप दे सकते हैं। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट यहाँ पर सेलेक्ट करिए और कहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनवाया था वो सेलेक्ट करिए और अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट का PDF अपलोड कर दीजिए 100 KB के अंदर का, आपको इसका आरक्षण मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बिहार का निवासी में नो किया हुआ है तो कैटेगरी पर क्लिक नहीं हो रहा है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर पर क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन दिव्यांगता पर मैं चाहूँ तो क्लिक करके उसका डिटेल दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं नो भी कर सकता हूँ, यस भी कर सकता हूँ। तो दिव्यांगता का आरक्षण मिलेगा अदर स्टेट के छात्रों को भी, ठीक है। ये आप समझिएगा, मैंने फ़िलहाल यहाँ पर नो कर दिया। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन का भी आरक्षण अदर स्टेट को मिलेगा और आपके पास यदि इसका सर्टिफिकेट है, यदि आप रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हैं तो आपको इसका आरक्षण मिल जाएगा, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। फिर नियोजित शिक्षक जो हैं, जो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय में नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं, आप भी कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, यदि आप हैं तो यस करके उसका डिटेल दे सकते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। और यदि आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, आम प्रतियोगी छात्र हैं, नो कर दीजिए, आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। अब आपको यहाँ पर अपना योग्यता सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये नहीं सेलेक्ट करना है कि आप किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 पद के लिए वैकेंसी है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12।
आप यहाँ पर बस अपना योग्यता सेलेक्ट करेंगे कि आपने क्या कोर्स वगैरह किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है, बीएड, बीएड एमएड, बीएलएड, बीए एजुकेशन, बीएससी एजुकेशन, बीपीएड, डिप्लोमा यानी डीएलएड। ठीक है, इनमें से कोई भी आपने कोर्स किया है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता या बीएड आदि धारक नहीं है, सिर्फ 11-12 वाले, उनके लिए ऑप्शन है। केवल संगीत विषय 11-12 के लिए ये ऑप्शन। 10 नृत्य, ललित और संगीत कक्षा 9-10 के लिए है। विशेष विद्यालय शिक्षक कक्षा 9-10 उनके लिए है। तो देख लीजिएगा आपके पास कौन सा योग्यता है। ठीक है, मैं पहले वाले पर क्लिक करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही वाले हैं, बीएड या डीएलएड या बीएलएड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पिछली बार हज़ारों छात्रों से यहाँ पर गलती हुई थी, इस बार भी बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आप आगे कर भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा और इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कहाँ पर क्लिक करना है। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या दूसरे वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है केवल दक्षता परीक्षा और पहला वाला है पात्रता और दक्षता, दोनों एक साथ है। ठीक है, दक्षता पर कौन क्लिक करेगा ये आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो दोस्तों फॉर्म भरते समय तो आप क्लिक करके देख लीजिए कि उस पर क्लिक करने के बाद कौन सा ऑप्शन ओपन हो रहा है। जैसे दक्षता पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा, क्या आपने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस कक्षा का दक्षता परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है, 6 to 8 का, 9 10th का, 11 12th का। दक्षता परीक्षा होता क्या है, वर्ष 2012 से पूर्व जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं, यदि उन्होंने दक्षता परीक्षा दिया है, किस क्लास का दिया है और उसको पास किए हैं, तो आपको दक्षता परीक्षा पर ही क्लिक करके वो क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और दक्षता परीक्षा का पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए है जो 2012 से पहले नियुक्त हुए थे। ठीक है, यदि आप सीटेट बीटेट के आधार पर 6 to 8 में फॉर्म भरना चाहते हैं, एसटेट के आधार पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी दक्षता पर क्लिक नहीं करना है। समझ गए आप। फिर आपको पहले वाले ऑप्शन पर पात्रता दक्षता वाले पर क्लिक करना है, तब जाकर देखिए यहाँ पर सीटेट बीटेट का ऑप्शन खुल जाएगा 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए एस्टेट पेपर 1 का ऑप्शन खुल जाएगा और 11 12th के लिए एस्टेट पेपर 2 का ऑप्शन खुल जाएगा। बात आपने समझा। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। यदि आप सिर्फ 6 to 8 का फॉर्म भरना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आप चाहें एक से अधिक पद के लिए फॉर्म भरना तो एक ही साथ आप भर सकते हैं। जैसे 9 10th के लिए भी यदि आप एलिजिबल हैं, एस्टेट का पेपर आपने दिया है पेपर 1, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन से विषय से आपने पेपर दिया था, वो भी ऑप्शन सब आ जाएगा। ऐसे ही एस्टेट पेपर 2 का भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है और यदि आप सिर्फ 6 to 8 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बस यहीं पर क्लिक रहने दीजिए। ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, अलग अलग पदों के लिए एक ही साथ आप सभी पदों का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सीटेट बीटेट पेपर 2, तो आपके पास सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको उसका डिटेल यहाँ पर देना होगा। जैसे सर्टिफिकेट नंबर में यदि आप सीटेट पास हैं तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उस पर कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर सिंपल NA लिख देना है और आपका काम चल जाएगा। सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सीटेट का सर्टिफिकेट आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। जो छात्र यहाँ पर रोल नंबर वगैरह लिख दिए हैं तो आप परेशान मत होइएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन पिछली बार चेयरमैन साहब ने खुद बताया था ट्वीट करके कि सीटेट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में जहाँ पर सीटेट सर्टिफिकेट का नंबर मांगता है आप NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आप इनमें से किस पद के लिए अर्हता रखते हैं। 2 प्रकार का पद है इस बार, एक शिक्षा विभाग का पद है जो कि मेन भर्ती है और एक कल्याण विभाग का पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की भी भर्ती है। यदि आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो आप दोनों पर टिक मार्क लगा सकते हैं। मैं तो फिलहाल शिक्षा विभाग पर ही रहने देता हूं। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपके डाउट पर अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि मेन क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि लैंग्वेज में हमें क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। ये दोस्तों आपका विषय है पेपर का, लैंग्वेज वाले का। आपको पता है कि इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो गया है। पिछली बार 100 नंबर का भाषा का अलग से पेपर था और 120 नंबर का आपका मेन पेपर था। मेरिट मेन पेपर से बना था, भाषा वाले में सिर्फ 30 नंबर लाना था, 30% यानी 100 का 30 नंबर। ठीक है,
इस बार बदलाव हो गया है। बदलाव ये हुआ है कि अब आपका सिर्फ एक पेपर होगा 150 नंबर का। इसमें 30 नंबर भाषा का आएगा, 40 नंबर जीएस का आएगा, 80 नंबर आपके विषय से आएगा। आप चाहें 6 to 8 का फॉर्म भरें, 9 10th का फॉर्म भरें या 11 12 का फॉर्म भरें। समझ में आ गया? ये जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं ये भाषा का विषय है। जैसे 30 नंबर का भाषा आएगा, इसमें 8 नंबर अंग्रेजी फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, इसका आपको ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। लेकिन भाषा में 8 अंग्रेजी हो गया, 22 क्वेश्चन जो बचे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इनमें से आप किस विषय का, किस भाषा का 22 सवाल हल करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। यदि आपने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया तो 8 क्वेश्चन अंग्रेजी का और 22 क्वेश्चन हिंदी का, टोटल 30 क्वेश्चन भाषा का आपको करना है। इस प्रकार से होगा। आप उर्दू ले सकते हैं, आप बांग्ला ले सकते हैं, आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और इस 30 नंबर वाले भाषा में आपको कम से कम 9 नंबर लाना होगा, तभी आप पास होंगे। इस बार भी ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, मेरिट आपका 120 में ही बनेगा, जीएस प्लस आपका विषय, ठीक है। तो आपने इस बात को समझा, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आपका भाषा का विषय है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है, डेट मंथ और ईयर हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही इसे सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद तुरंत यहाँ पर आ जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। देखिए हमने सिर्फ सीटेट बीटेट पर क्लिक किया था तो सिर्फ 6 to 8 आ रहा है। यदि आप एस्टेट पर भी क्लिक करेंगे पेपर 1 तो यहाँ पर 9 10th भी आएगा, और पेपर 2 पर करेंगे तो 11वीं 12वीं भी आएगा, ठीक है। तो हमने बस सीटेट किया है, इसका मतलब मैं सिर्फ 6 to 8 का ही फॉर्म भर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तुरंत ये एलिजिबिलिटी दे देगा कि 6 to 8 में आप आवेदन तभी कर सकते हैं यदि आपके पास डिप्लोमा हो या बीएड हो या बीएलएड हो, ठीक है। सारा एलिजिबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपके पास ये है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप एलिजिबल होंगे तभी आप फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 to 8 तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब 6 to 8 में किस विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये भाषा था जिसका पेपर होना है, 30 नंबर में जो 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके लिए था। ये आपका मेन विषय है, जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं, गणित विज्ञान से देखिए या सामाजिक विज्ञान से, या फिर भाषा के 4 ऑप्शन हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या हिंदी। तो आप जिस पद के लिए एलिजिबल होंगे उसी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के आधार पर आपका यहाँ योग्यता तय होगा, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे 80 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। मैं यहाँ पर गणित विज्ञान पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस भरना है। पहले आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस पूरा, विलेज, पोस्ट, थाना, ठीक है। उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य के हैं। आप चाहें तो सिंपल यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे बिहार के हैं तो बिहार कर लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो बिहार के सभी ज़िले आ जाएंगे। आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं वहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भर देना है, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पर होगा, परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपका गांव घर है वो आप यहाँ पर भरेंगे पूरा डिटेल में। फिर कह रहा है कि आप जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो यस करेंगे, नो कर देंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। इस बार सीटेट अपीयरिंग वगैरह को या किसी भी अपीयरिंग को मौका नहीं मिला है, तो पिछली बार से ये बड़ा बदलाव है। पिछली बार अपीयरिंग को मौका था, इस बार नहीं है। पिछली बार नोटिफिकेशन में बताया गया था नेगेटिव मार्किंग होगा, हालांकि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ था। इस बार पहले ही बता दिया गया है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे भाषा हो या जीएस हो या आपका मेन विषय हो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दोबारा से लिखना है। लिखने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ वेरीफाई वगैरह होगा नहीं, बस दोनों जगह सेम होगा, तो ये कह देगा ओके वेरीफाई हो गया। मेन आपका वेरीफाई यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा मोबाइल पर, यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर सब कुछ करने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सब कुछ आपने भरा होगा और सही यदि भरा होगा तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा और आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। कहेगा सब कुछ ठीक है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। यस पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यूज़र नेम मिल जाएगा, एक पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है।
अब आपको इसकी सहायता से लॉगिन करना है और आपका आगे का फॉर्म इसी के बाद शुरू होगा। तो आपको सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। आपने देखा ही था शुरुआत में कहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ पर अपने डिटेल्स को भरेंगे, आपके पास यूज़र नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से पेज आपके सामने आएगा, आपका डिटेल सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा और कहेगा यहाँ पर कि अब आप पेमेंट करिए, क्लिक हियर फॉर पेमेंट। ठीक है, पेमेंट आपको करना हो 14 नवंबर तक, उसके बाद लेट फीस के साथ 17 नवंबर तक आपको हर हाल में पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका पेमेंट नहीं होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप 14 नवंबर तक कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये 14 नवंबर के बाद नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इतना था रजिस्ट्रेशन तक, जो कि आप 5 से 14 नवंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट हम लोग अब करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज ऐसे आएगा। ठीक है, आपका डिटेल्स हो जाएगा, कितना फ़ी का पेमेंट करना है वो शो हो जाएगा। आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस भी माध्यम से चाहते हैं फ़ी पेमेंट करना आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड के जरिए या जैसे भी चाहते हैं आप अपना पेमेंट करना, डिटेल्स को फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास OTP जाएगा, OTP यहाँ पर डालिए, मेक पेमेंट पर क्लिक करिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इससे आगे जाने का ऑप्शन नहीं है, फ़िलहाल आपका रजिस्ट्रेशन तक का ही काम था। ठीक है, 5 से 14 नवंबर तक आपको इतना काम करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, अब 10 नवंबर के बाद इसके आगे का स्टेप खुलेगा। 10 से 25 के बीच में फिर आगे का जो स्टेप है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है वो अब इसके आगे होगा। यानी कि सीटेट का सर्टिफिकेट, एस्टेट वगैरह का सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका डिटेल और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ आपको अभी कर लेना है। 10 नवंबर के बाद फिर आपके ग्रेजुएशन का, DLED या BEd का और भी जो आगे डिटेल्स वगैरह आते हैं, प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का, ये सारा काम अब आपको 10 से 25 नवंबर के बीच में करना होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ पर नोटिस अवेलेबल है और यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है 5 से 14 नवंबर के बीच में निबंधन एवं भुगतान करना है। 17 नवंबर तक लेट फ़ी के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है वो साफ साफ बताया गया है 10 नवंबर, यानी कि इसके आगे का स्टेप 10 नवंबर से शुरू होगा और ये चलेगा 25 नवंबर तक। लास्ट डेट वगैरह बढ़ाया नहीं जाएगा, तो आप लोग सारा काम इन्हीं डेट्स के बीच में कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया, कुछ भी आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के भी साथ और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं 10 नवंबर को इसके आगे के स्टेप के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।